हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओह गॉड, ये जींस क्यों नहीं आ रही है? लगता है कल से डाइटिंग शुरू करनी पड़ेगी। कुछ दिन ऑयली और मीठा खा कर मैंने अपना वजन फिर से बढ़ा लिया है। नई जींस लाऊं? नहीं, इसी को पहनूंगी, इसी में फिट होना है मुझे वापस। इतना बोलकर वो फिर से अपनी जीन्स के बटन बांधने की कोशिश करती है और फाइनली वो रेडी हो जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी फ्रेंड चीना मीना के पास क्लब में पहुंच जाती है। तभी चीना बोलती है, अबे इतनी देर क्यों लगाई? पता है 1 घंटे से वेट कर रहे थे। और क्या, तेरे बिना हमें कितना सूना सूना लग रहा था। अरे यार सॉरी, वो मुझे रेडी होने में टाइम लग गया था। तुझे तो पता ही है कि लड़कियां तैयार होने में कितना टाइम लगाती हैं। अभी से क्या बताऊं कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। जींस बंद करने में ही मैंने आधा घंटा लगा दिया। अबे क्या सोच रही है? चल छोड़, अब पार्टी करें। हाँ चलो। इस तरह तीनों मिलकर पार्टी में ड्रिंक्स करती हैं और डांस करती हैं। कुछ घंटों बाद जब वर्षा थक जाती है तो वो बोलती है, अरे यार मैं बहुत थक गई, अब मुझसे और डांस नहीं होगा। तुम दोनों अपना कैरी ऑन रखो, मैं साइड में बैठने जा रही हूँ। ओके डार्लिंग, बट हम तो अभी और नाचेंगे। हाँ नाचो। ये बोलकर वो ड्रिंक सेक्शन में जाकर बैठ जाती हैं और पीने लगती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उन्हें नशा होने लगता है और वर्षा खुद से बोलती है, ओह नो, मैंने ये पी ली, इसमें तो बहुत सारी कैलोरीज होती है, मैं और मोटी हो जाऊंगी। पर इसे पी के मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? ये कितना गंदा सा स्वाद था इसका। बाहर जाती हूँ मैं। ये बोलकर भागती हुई वो क्लब के बाहर जाकर टहलने लगती है कि तभी उसे वोमिट आती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। वहीं से शिवम नाम का लड़का जा रहा होता है और वर्षा को बेहोश देखकर वो उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है, यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है, लगता है ये अकेली आई थी यहाँ। इन्हें अपने घर ले जाता हूँ। अरे इनका फोन भी यही है। शिवम उसे अपनी कार में बिठा देता है और उसका फोन उठाकर रख लेता है। कुछ देर बाद शिवम अपने घर आ जाता है और उसे बेडरूम में लिटा देता है, जिसके बाद वो उसका माथा छूकर चेक करता है। इन्हें फीवर तो है नहीं, फिर बेहोश हो गई होगी शायद। अभी सोने देता हूँ, रात बहुत हो गई है। शिवम उसके साइड में कुर्सी पर बैठकर सो जाता है। सुबह उठकर वो चाय नाश्ता बनाता है। कमरे में उसके लिए और अपने लिए वो नाश्ता लेकर आता है। धूप की रोशनी से परेशान होता देखकर वो उसके फेस के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है, स्माइल करके कितने प्यार से सो रही है। अच्छा है इनके और सूरज की रोशनी के बीच मैं आ गया, वरना इनकी नींद खराब हो जाती। शिवम इतना बोलता ही है कि उसके हाथ लगने से पास में रखा हुआ वास टूट जाता है और आवाज से वो जग जाती है, जिसके बाद वो सर पकड़कर बोलती है, अरे मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? ओह शिट, अब तो ये उठ गई। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो क्लब में थी और वो चीना मीना कहाँ चली गई? हेलो, कैसी हैं आप? आर यू ओके? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? मेरी फ्रेंड्स कहाँ है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? अरे वेट, एकदम से इतने क्वेश्चंस? मैं बताता हूँ आपको। कल रात आप मुझे क्लब के बाहर मिली, कोई आपके आसपास था नहीं, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आया। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। चीना मीना मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे उन्हें फोन करना चाहिए, पर मेरा फोन कहाँ है? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे आप हाइपर मत हो, आपका फोन तो ये रहा, बट मेरे पास ऐसा चार्जर नहीं था, तो सॉरी मैं इसको चार्ज नहीं कर पाया। आपका फोन डेड है। ओ कोई नहीं, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी। अरे आराम से, शायद आपको हैंगओवर अभी भी है और आप खुद से जाने की हालत में लग नहीं रही। नो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। नो, आप यहीं बैठिए, चाहे तो तबीयत ठीक होते ही चले जाना। और ये जूस पीजिए, ब्रेकफास्ट भी फिनिश करो, नहीं तो आपको जाने नहीं दूंगा। अच्छा जी, खा लूंगी, डोंट वरी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। जी मेरा नाम शिवम है, और आपका? माय नेम इज वर्षा। चलो ब्रेकफास्ट तो लाइट बनाकर लेकर आया है, ये तो मैं खा ही सकती हूँ। ओह ये लीजिए, आप भी खाइए ना ये। हाय इसमें तो फैट होगा, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खा सकती। आज से मेरी डाइटिंग स्टार्ट है। शिवम एक काम कीजिए, ये आप खा लीजिए, मैं जूस पीती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे लाइट ब्रेकफास्ट पसंद है। ओके, बट ये भी लाइट ब्रेकफास्ट में ही आता है। नो इट्स ओके। कुछ देर तक दोनों बहुत बातें करते हैं और उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। कुछ घंटों बाद में शिवम उसे घर ड्रॉप करता है और उसे चॉकलेट देता है
नो नो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे इसे खाकर मैं और मोटी हो जाऊंगी, लेकिन अब क्या करूं? ये इतने प्यार से लाया है, इसे मना भी नहीं कर सकती। इसने मेरा इतना ध्यान रखा था, कहीं इसे बुरा लग गया तो। ओके शिवम, आप दे दो, मैं खा लूंगी। वर्षा चॉकलेट ले लेती है। अगले दिन दोनों फिर से मार्केट में टकराते हैं। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें, नजदीकियां बढ़ने लगती है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर वेटिंग मशीन से अपना वेट चेक करती है और देखती है कि उसका वेट बिल्कुल नहीं घटा है। जिसके बाद वो अपनी कमर मेजर करती है, जो इस वक्त 30 हो चुकी थी। जिसके बाद वर्षा बोलती है, वर्षा बेटा, तेरा वेट और इंच दोनों ही बढ़ गए हैं। अब से प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होगी। आज तेरा डिनर, लंच सब कुछ कैंसिल, सिर्फ सैलेड और जूस। वर्षा अपनी जॉब पर जाती है और वापस आते टाइम शिवम से मिलकर बोलती है, शिवम बताना मैं मोटी लग रही हूँ? नहीं, मोटी तो नहीं हो तुम। सही से देखो यार, मेरी कमर, मैं मोटी हो गई हूँ। अरे मेरी पगली, इतना चलता है, नॉर्मल है एंड काफी तुम पागल हो क्या? अरे अब जो है सो है, मैंने झूठ तो बोला नहीं। जो मारा तुमने मुझे। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। जब तक मैं अपने उस पुराने वाले जीन्स में फिर से फिट नहीं हो जाती ना, तब तक मैं डाइटिंग फॉलो करती रहूंगी और जिम जाऊंगी। ओके जान। शिवम उसे जिम छोड़ देता है और चला जाता है। वर्षा अंदर जाती है और कपड़े चेंज करके कसरत करना शुरू कर देती है। ये सिलसिला कुछ समय तक चलता रहता है और ऐसे ही सुबह वो उठती और बोलती है, ओह नो, मुझे बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का। एक काम करती हूँ, कल ना आज का और कल का दोनों वर्कआउट कर लूंगी, लेकिन आज कुछ नहीं कर। कुछ दिन बाद वो अपनी वेस्ट को मेजर करती है और वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि अब उसकी कमर 25 हो गई है। जिसके बाद वो अपनी पुरानी जीन्स पहनकर बहुत खुश होती है और शिवम से मिलने वो क्रॉप टॉप पहनकर जाती है। उसे देखकर शिवम बोलता है, OMG वर्षा, यू लुकिंग सो प्रिटी एंड हॉट। आखिर डाइट करके ही मानी ना तुम। वो तो है, और अब मैं बहुत खुश हूँ। देखो ये वही जीन्स है जिसकी मैं उस दिन बात कर रही थी। और सुनो, अब मुझसे ना तुमसे ये दूर नहीं रहा जाता, हम दोनों शादी कर लेते हैं। ओके जान, घर वालों को तो बता दूं पहले कि उनकी बहू अपने ससुराल आना चाहती है। शिवम अगले ही दिन अपने और वर्षा के पेरेंट्स से बात करता है। दोनों के पेरेंट्स इस शादी को मंजूरी दे देते हैं और 1 महीने के अंदर दोनों की शादी पूरे विधि विधान से संपन्न होती है। वक्त बीतता है, वर्षा फिर से जंक फूड खाना स्टार्ट कर देती है और वो अपना वेट चेक करती है। पहले से उसका वेट 2 किलो बढ़ जाता है। जिसके बाद वो बोलती है, लगता है फिर से मुझे वेट लॉस और डाइट करनी पड़ेगी। वर्षा इतना सोच ही रही होती है, तभी उसकी सास जमुना आवाज लगाती है, अरे बहू, नाश्ता बन गया क्या? हाँ माँ जी, बन गया, लाती हूँ। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। जहाँ जमुना नॉर्मल खाना खाती है, वहीं वो वर्षा को सैलेड खाता देखकर बोलती है, अरे बहू, आलू के पराठे खा, ये क्या सिर्फ उबली हुई सब्जी खा रही है? माँ जी, मैं डाइट पर हूँ ना, इसलिए ऑयली फूड नहीं खाऊंगी। पर बेटा, डाइट कर क्यों रही है? ठीक तो है तू, दिखने में बिल्कुल पतली दुबली सी है। हाँ वर्षा, तुम फिर से डाइट क्यों कर रही हो? अब तो तुम साड़ी पहनती हो, क्या जरूरत है डाइट की? जरूरत नहीं है, पर फिगर मेंटेन करके रखना भी तो एक अच्छी आदत है ना। क्या ही जरूरत है अपने आप को फैलाने की। हेल्दी खाना खाओ, खुश रहो। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन तबीयत का ख्याल रखियो, पता चले डाइट के चक्कर में तो लकड़ी हो गई। नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। चलो, माँ ने ओके कर दिया तो मैं क्या बोलूँ अब। वक्त गुजरता है और उसकी डाइटिंग चालू रहती है। एक शाम शिवम ऑफिस से आते हुए समोसे लेकर आता है और वर्षा को देते हुए बोलता है, वर्षा, गरम गरम समोसे लाया हूँ, खा लो जल्दी से तुम भी। माँ ने तो खा लिए। अरे रब्बा, इसे देखकर तो मेरा जी ललचा रहा है। खाऊं कि नहीं खाऊं? गरम गरम है। नहीं नहीं वर्षा, यू आर ऑन डाइट, तो नहीं खा सकती। नहीं शिवम, आप ही खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। देखो, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, एक बार खा लोगी तो कुछ नहीं होगा। इट्स ओके शिवम, आप खा लो। ओके, एज योर विश। इस तरह दोनों माँ बेटे स्वाद लेकर उसे चिढ़ाते हुए खाने लगते हैं। इससे परेशान होकर वो अपने रूम में चली जाती है और फोन चलाने लगती है, जिस पर खाने की चीजें आने लगती है और वो अपना फोन गुस्से में फेंक कर बोलती है,
जहाँ देखो खाने की ही चीजें नजर आ रही हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं डाइटिंग पर हूँ? यहाँ पूरी कायनात मिलकर मुझे बस खाना खाना दिए जा रही है। कुछ देर बाद उसके घर की डोर बेल बजती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी पड़ोसन उसके लिए बिरयानी बनाकर लाई होती है और वो बोलती है, वर्षा, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, लो खाकर बताओ कैसा बना है। तुम्हारा फेवरेट है ना? जी जरूर। इतना बोलकर उसकी पड़ोसन चली जाती है। वर्षा बिरयानी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और उसे घूरते हुए बोलती है, बहुत भूख लग रही है और जी भी बड़ा ललचा रहा है। क्या करूँ? नहीं, अब मुझसे और नहीं रुका जा सकता। डाइटिंग वाइटिंग गई भाड़ में, मैं तो जी भर के खाना खाऊंगी। खुद से ये बोलते ही वो खाने पर टूट पड़ती है जैसे कि जन्मों की भूखी हो। उसे ऐसे खाता देखकर जमुना और शिवम बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और शिवम से कहकर वो और खाना मांगती है, जिसके बाद वो नॉन स्टॉप खाती रहती है और जिसके बाद वो डाइट करना छोड़ देती है और ऐसे ही रहने लगती है। संजय अपनी माँ सुजाता और पिता राजेश के साथ रिश्ता लेकर आशिमा नाम की लड़की के घर जाता है। आशिमा के घर में बस उसके पिता थे। संजय अपने माता पिता के साथ उसके घर पहुंचता है, जिसके बाद आशिमा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। तभी रमेश बोलता है, हमारी आशिमा बहुत ही समझदार और गुणी है। इसकी माँ के गुजर जाने के बाद इसने ही घर संभाला है। अब तो बस मेरा यही सपना है कि इसकी शादी किसी अच्छे से घर में हो जाए। अंकल जी, क्या मैं आशिमा से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। आखिर तुम दोनों की रजामंदी सबसे जरूरी है। जिसके बाद संजय और आशिमा घर के बगीचे में चले जाते हैं और संजय बोलता है, आपको अपने लिए कैसा जीवन साथी चाहिए? मेरे कुछ ज्यादा सपने नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मुझे समझे और प्यार करे। कमाल है, आजकल की लड़कियों को तो बस हैंडसम लड़के ही चाहिए होते हैं, पर आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप कुछ अलग हैं। सुंदरता सूरत से ज्यादा सीरत में होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आशिमा की ये बात संजय के दिल को छू जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों हॉल में आते हैं और फिर संजय कहता है, माँ, पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। संजय के मुंह से ये बात सुनकर सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। थोड़ी देर बाद संजय अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो लोग जा ही रहे होते हैं, तभी उनकी एक ऑटो वाले से टक्कर हो जाती है, जिसमें संजय और सुजाता को तो हल्की फुल्की खरोच आती है, पर राजेश का एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। जिसके बाद वो जैसे तैसे घर पहुंचते हैं और फिर संजय डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर राजेश के हाथ पर प्लास्टर चढ़ाकर चला जाता है, जिसके बाद सुजाता कहती है, हे मोरे कान्हा, अच्छा खासा बेटे का रिश्ता तय कर खुशी खुशी लौट रहे थे और ये सब हो गया। ऐसे ही एक दिन सुजाता घर की सफाई कर रही होती है और फर्श पर पानी गिरा होता है, जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और उसकी बहन शांति गांव से उनके घर आती है। ये देखकर सुजाता बोलती है, देर से ही सही पर आ गई तू। का करूँ जीजी, सोचा था अपने प्यारे लल्ला की शादी में महीने 2 महीने पहले आऊंगी, पर यहाँ तो अपने ही घर से फुर्सत न मिली। सबसे पहले तो मुझे लल्ला की दुल्हन की फोटो दिखा दो, ताकि मैं भी तो देख के तसल्ली कर लूं। ओहो ठीक है, अभी तेरे लल्ला को बुला देती हूँ, उसके फोन में ही होगी फोटो। इतना कहने के बाद सुजाता संजय को आवाज लगाकर बुलाती है और संजय हॉल में आता है। जिसके बाद शांति को फोन में आशिमा की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर शांति कहती है, वाह जीजी, बहू देखने में तो बहुत समझदार लगती है। शांति फोन में फोटो देखते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उस पानी वाली जगह पर फिसलकर जोर से गिर जाती है, जिससे संजय का फोन भी गिरकर टूट जाता है। जिसके बाद शांति बोलती है, अरे जीजी, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे लल्ला, जरा मदद तो कर दे अपनी मौसी की। संजय और सुजाता शांति को उठाकर सोफे पर बिठा देते हैं। जिसके बाद शांति मुंह बनाकर बोलती है, आय हाय, इस मनहूस की फोटो देखने भर से ही मैं फिसल कर गिर गई। जब सामने से दर्शन होंगे तो ना जाने क्या ही होगा। कुछ भी बोलती है तू तो। अरे जीजी, आप जो कहो, पर मुझे तो आभास हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और शादी का दिन आ जाता है। आशिमा के घर में सारी तैयारियां हो गई थी और सब बहुत खुश थे। वहीं संजय भी दूल्हा बनकर अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर घोड़े का इंतजार कर रहा होता है।
पर अभी तक घोड़ी वाला घोड़ी लेकर नहीं आता। राजेश घोड़ी वाले को कॉल करता है। अरे पेलू भाई, और कितनी देर लगेगी घोड़ी आने में? मेरी घोड़ी नहीं मिल रही है, आप कोई और घोड़ी देख लो। इतना कहकर पेलू राम कॉल कट कर देता है और इतनी जल्दी दूसरी घोड़ी का मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए बारात कार से ही लड़की वालों के घर जाती है, जहां बारात का स्वागत फूलों की बारिश के साथ किया जाता है। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे होते हैं। तभी रमेश पंडित को ना देखकर राजेश से बोलता है। भाई साहब, पंडित जी कहीं नजर नहीं आ रहे, आपके साथ नहीं आए क्या? वो पंडित जी की डेथ हो गई है। क्या? तुझे कैसे पता बेटा? मैंने रास्ते में उन्हें कॉल किया था, तब मुझे पता चला। हे भगवान, शादी कराने वाला पंडित ही दुनिया में नहीं रहा। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया जीजी। ये सुनकर सुजाता बोलती है। सही कह रही है तो शांति, ये सब इस लड़की के कारण ही हो रहा है। जब से इसके घर से रिश्ता पक्का करके लौटे हैं, कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। अरे मैं तो ये सोच के डर रही हूँ कि अभी तो शादी नहीं हुई तब ये सब हो गया। जब ये शादी करके घर आएगी तब ना जाने क्या क्या हो जाएगा। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? पंडित जी नहीं रहे तो भला इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? हाँ भगवान, ये शादी के अच्छे मौके पर क्या अशुभ अशुभ की बातें किए जा रहे हो? बस बहुत चुप रह गई मैं, अब और नहीं। ये रिश्ता जब से तय हुआ है तब से ही अपशगुन हो रहे हैं। याद कीजिए उस दिन हमारी कार का एक्सीडेंट हो जाना, फिर शांति का आशिमा की फोटो देखते हुए गिर जाना, और आज तो घोड़ी का भाग जाना, और सबसे बड़ा अपशगुन तो शादी वाले पंडित का ही मर जाना है। क्या बोल रही हो जीजी? इतना कुछ हो गया? ये सब सुनकर तो मुझे यकीन हो गया कि ये लड़की सच में अपशगुनी है। अरे जीजा जी, रिश्ता जोड़ने से पहले कम से कम लड़की की कुंडली दिखवा लेते। ये सब सुनकर आशिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे यूं रोता देखकर राजेश बोलता है। बस करो शांति, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर पंडित नहीं है तो क्या शादी नहीं होगी? मैं अभी जाकर दूसरा पंडित बुला के लाता हूँ। इतना कहकर वो एक कॉल करता है और कुछ ही देर में पंडित जी आ जाते हैं। जिसके बाद शादी की रस्में शुरू करने के लिए पंडित जी हवन कुंड में लकड़ियां जलाते हैं, पर लकड़ियां नहीं जलती। ये देखकर सुजाता के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोलती है। ये लो एक और अपशगुन। अरे अब तो मान लीजिए आप लोग कि भगवान भी नहीं चाहते कि ये शादी हो, इसलिए अब ये शादी किसी भी हालत पर नहीं होगी। ऐसी अपशगुनी बहू नहीं चाहिए मुझे अपने घर में। ये सुनकर रमेश डर जाता है और फिर से आशिमा की आंखें नम हो जाती हैं और ये सब देखकर संजय को गुस्सा आता है और वो बोलता है। बस करो माँ, ये फालतू की बकवास। आप बेकार ही इन सब बातों के लिए आशिमा को अपशगुनी ठहरा रही हो। मैं अब आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। उस दिन हमारा एक्सीडेंट दूसरी कार के रॉन्ग साइड से आने के कारण हुआ, और मौसी उस दिन आशिमा की फोटो देखने से नहीं बल्कि आपके गिराए हुए पानी की वजह से गिरी थी। और पंडित बहुत बूढ़ा था जो कि दिल का दौरा पड़ने से मर गया। और रही बात इन लकड़ियों के ना जलने की, तो ये आप भी अच्छे से जानती हैं कि गीली लकड़ियाँ नहीं जलती। संजय बिल्कुल सही कह रहा है। और आशिमा बेटा, तुम डरो मत, ये शादी जरूर होगी। सच्चाई जानने के बाद सुजाता और शांति की बोलती बंद हो जाती है और फिर सारे रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी हो जाती है और आशिमा अपने ससुराल आ जाती है। तभी संजय को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो खुशी से कहता है। माँ, इतने सालों से जो जमीन को लेकर केस चल रहा था वो हम जीत गए हैं। देखा आपने, आशिमा के कदम कितने शुभ हैं हमारे लिए। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। बहू मुझे माफ कर दे। अब मुझे समझ आ गया है कि शगुन और अपशगुन बस इंसान की घटिया सोच है और कुछ नहीं। इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि किसी अच्छे या बुरे हालातों के लिए किसी इंसान को जिम्मेदार मानना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शगुनी अपशगुनी तो सिर्फ एक सोच है, इंसान नहीं। बिहार के छोटे से गांव कटिहार से सूरज दिल्ली आया तो था नौकरी करने की तलाश में, लेकिन नौकरी के साथ साथ वो शहरी छोरी शनाया से प्यार भी कर बैठा। शनाया भी उसे उतना ही चाहती थी, इसलिए दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला किया और शादी कर ली। और अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से वो जी भी रहे थे। ऐसे ही एक दिन शनाया सूरज से बोलती है। सूरज, तो तुमने क्या फैसला लिया? किस बारे में जान? सूरज, नाउ वी आर मैरिड। ये बात तुम अपनी माँ को कब बताने वाले हो? ओह हाँ, वो एक्चुअली मैं जानता हूँ कि माँ हमारी शादी की बात सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगी, इसीलिए मैं उन्हें ये बात बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। ओह कम ऑन सूरज, शी इज योर मॉम। कैसा भी रिएक्शन दे,
इस डर से तुम उनसे बात कब तक छुपाओगे? इस चक्कर में कहीं वो गांव में मेरी सौतन ना ढूंढ ले। देखा है मैंने फिल्मों में, टिपिकल मॉम्स बेटों के लिए पहले से ही लड़की देख लेती हैं। ओह, तो तुम इस बात से डर रही हो। रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं माँ को जल्द ही सब कुछ बता दूंगा। इतना कहकर वो शनाया को अपने गले से लगा लेता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शनाया हॉल में बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है कि तभी उसके मेन गेट को कोई जोर जोर से पीटता है और इस आवाज से परेशान होकर वो गुस्से में दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी होती है जिसके कंधे पर बड़ी सी पोटली, हाथ में बड़ा सा स्टील का बक्सा होता है। उसे देखकर शनाया बोलती है, अरे ये दरवाजा है, मंदिर की घंटी नहीं जो इतनी जोर जोर से पीटी जा रही हो, समझी? और हो कौन तुम? अरे पहले ये बतावा कि कंचनिया सेव की पहचान पूछे वाली तू कौन है? मैं इस घर की मालकिन हूँ और यहाँ किससे मिलना है तुम्हें? अच्छा, तो तू है अमरी बहुरिया। अरे दूर काहे खड़ी है, यहाँ आके अपनी सास के गोर लग। उसकी बात सुनकर शनाया उसे नीचे से ऊपर तक घूर कर देखने लगती है और खुद से बोलती है, ये और मेरी सास, ये औरत जरूर पागल वागल होगी। और वैसे भी सूरज की माँ कैसी भी होगी पर इसके जैसी नहीं हो सकती। ए बहुरिया, तोरे कानपुर में हड़ताल है का? कब से धूप में भारी वजन लेके खड़े हैं, ना तो तू गोर लग रही है ना ही हमको अंदर बुलावत है। कहीं हमके देख के तो के झटका तो नहीं लग गवा? ये देखो, तुम जो भी हो अभी के अभी यहाँ से निकलो, समझी? जानना पहचान तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरी सास हो? चलो दूर हटो दरवाजे से। अरे मैंने कहा दूर हटो। शनाया उस औरत का हाथ पकड़कर उसे हटाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका पति सूरज दोनों हाथ में बैग लटकाए हुए आ रहा होता है। जब वो शनाया को ऐसे देखता है तो वो बोलता है, शनाया ये क्या कर रही हो? छोड़ो माँ का हाथ। माँ, तो क्या सच में ये मेरी सास है सूरज? हाँ, तो इतनी देर से फालतू में बहुरिया बहुरिया कहे जा रहे थे। काहे सूरजवा, कैसन लड़की से बियाह चालिए हो? अपनी सास को नहीं पहचाना था ही। वो माँ, शनाया को पता नहीं था कि तुम आने वाली हो। आप चलो ना अंदर, कब तक बाहर खड़ी रहोगी? हाँ हाँ सासू माँ, आइए ना अंदर। जिसके बाद तीनों अंदर जाते हैं। शनाया सूरज को कोहनी मारते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी सूरज धीरे से उसके कान में बोलता है, सॉरी यार, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने माँ को हमारे बारे में एक वीक पहले बताया था। मुझे लगा माँ नाराज हो जाएंगी, लेकिन वो तो बिना बताए ही दिल्ली चली आई। और इनका इतना सारा सामान देकर तो लगता है कि यहाँ हमेशा के लिए बसने आई हैं। ये सच में तुम्हारी माँ है सूरज? आई लिटरली कांट बिलीव। इतना कहकर वो अपनी सास की खातिरदारी में लग जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सूरज और शनाया बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उसकी सास कंचन अपने कमरे से आती है। आप उठ गई सासू माँ, आइए नाश्ता कर लीजिए। चलो, बहुरिया ने नाश्ते के लिए तो पूछा, एक ई है हमारी कोक का जना, शादी कर लिया और हमको बताया तक नहीं। सही कहते लोग, शहर की हवा में आकर लोग बोरा ही जाते हैं, जैसे हमारा सूरजवा तोरे पीछे बोरा गया है। माँ, अब मुझे माफ भी कर दो और मेरी बीवी के सामने कम से कम मेरा नाम तो सही से ले लिया करो। ये क्या सूरजवा सूरजवा कह के बुलाती रहती हो? हाँ सासू माँ, और आप ये कैसी बोली बोलती हो? आधी बात तो मेरे सर के ऊपर से जाती है। अरे का बुराई है हमारी भाषा में, चाहे देश हो या विदेश। भोजपुरी भाषा बोलने वाले हर जगह छाए रहते हैं। और तू भूल गवा का, गांव में यही भाषा में हमके माई माई कह के बुलावत रहा तू। मैं कुछ नहीं भूला माँ। चलिए आप नाश्ता कीजिए, मैं निकलता हूँ। बाय शनाया। का बोला? किसकी आया? सासू माँ, आया नहीं, शनाया। मेरा नाम है शनाया। ये भी कोनो नाम हुआ? नाम तो हमार जैसन होके के चाहिए। तो के पता है बहुरिया, सब गांव में हमके प्यार से कंचनिया कंचनिया कह के पुकारत रहे। कंचन उससे बातें करने लगती है और सूरज ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और शनाया को अपनी भोजपुरी सास की अजीबोगरीब हरकतें देखने को मिलती है। ऐसे ही एक दिन शनाया सब्जी लेने के लिए मार्केट जा रही होती है। तभी उसकी सास बोलती है, ए बहुरिया, इतना मटक मटक के कहाँ जाते हैं? सासू माँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। हाय दैया, कहाँ जाते हैं मार काट करने? सासू माँ, मार काट नहीं, मार्केट। अरे यार, हिंदी में क्या होता है? हाँ सासू माँ, मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ। वो ना आलू गोभी टमाटर सब मिलता है जहाँ। हाँ हाँ, हम बूझ गए। इतना विस्तार से जाने का कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि हम गांव से जरूर है पर गंवार नहीं है। तो हम भी तोरे साथ चलते हैं मंडी। यार, ये भोजपुरिया सास साथ गई तो भोजपुरी बोल बोल के सर में दर्द कर देगी।
ऊपर से मोहल्ले वालों के सामने भी मुझे एम्बैरस करेगी। सासू माँ, वो मार्केट में बहुत भीड़ रहती है, आप परेशान हो जाएंगी। मैं ले आती हूँ ना सब्जी। अरे तू हमारी चिंता मत कर, और हम परेशान नहीं होते, बल्कि उल्टा हम लोगन के परेशान कर देते हैं। उसके इतना कहने पर ही शनाया को ना चाहते हुए भी कंचन को भी अपने साथ मार्केट ले जाना ही पड़ता है। मार्केट में एक जगह सब्जी लेते हुए कंचन सब्जी वाले से बोलती है, ये गोभी कौन भाव बेचा तो बबुआ? 50 रुपए किलो बेचा थे काकी, आप कहो तो 40 लगा देंगे। तुम तो हमका बिहार के लागत हो, कौन जिला से हो बबुआ? छपरा से काकी। हाँ भैया, 40 रुपए कहा ना, तो 2 किलो कर दो। बहुरिया, ये तो अपने बिहार का ही निकला, ई के साथ का मोल भाव करना। बिहार से है तो क्या फ्री में दे देगा सब्जी? और ये भी कहा कि ऐसे बोल रहा है जैसे सच में इनका रिश्तेदार हो। जिसके बाद दोनों सास बहू घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन शनाया सूरज से बोलती है, सूरज, मेरी कुछ फ्रेंड्स कल घर आ रही हैं, तो क्या तुम कल घर पर ही रह सकते हो? वो सब तुमसे मिलना चाहती हैं। सॉरी बेबी, बिकॉज टुमारो आई एम रियली बिजी। का बोला? That's not fair सूरज। अब ई का बोला था? तुम दोनों में से कोई हमका कुछ बताई कि नहीं? देखिए ना सासू माँ, कल मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं, पर इन्हें तो अपने काम की ही पड़ी है। अरे ये बकलोल तो ऐसा नहीं है, पर तू चिंता मत कर बहुरिया, तू अपन सहेलियों का हमसे मिलवाई लियो। हाँ हाँ सासू माँ, आपसे तो जरूर ही मिलवाऊंगी। और अगले दिन जब शनाया की सहेलियाँ घर आती है, तब कंचन कपड़े से टेबल साफ करते हुए बोलती है, आज तो हम टेबलवा के अच्छे से शीशा जैसन चमका के ही छोड़िए। चल कंचनिया, बहुरिया के सहेलियन के आने से पहले ही काम खत्म कर ले। और नौकरानी, तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि घर में मेहमान आ चुके हैं? जाओ और हमारे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। और हाँ, अपनी मालकिन को कह देना कि काया छाया आ गई है। ओ जरा अपन आवाज के नीचे रखा, और हम तो के नौकरानी दिखत है का? अब ऐसे गवारों से बोली, कोई मालकिन तो बोलेगी नहीं, तो तुम नौकरानी ही होगी। तभी शनाया वहाँ आती है और गुस्से में अपनी सहेलियों से बोलती है, ये तुम दोनों किस तरह से बात कर रही हो इनसे? ये मेरी सास है, समझी तुम दोनों? क्या ये भोजपुरी बोलने वाली तेरी सास है? देख, अब चाहे बुरा लगे या कुछ, मैंने तो सच कहा है और यही सच है। अगर ऐसा है तो जिन पैरों को इतना कष्ट देकर तुम लोग यहाँ आए हो, उन्हीं पैरों के साथ वापस लौट जाओ। शनाया, तू हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है भला? ए बहुरिया, जाने दे, हमारी वजह से काहे तू अपनी सहेलियों से झगड़ा मोल लेते हैं? सासू माँ, मुझे ऐसी सहेलियों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो मेरे ही घर में मेरे ही सामने आपकी इंसल्ट करे। तुम लोग अभी तक यहाँ खड़ी हो, सुनाई नहीं दिया क्या? निकलो यहाँ से। शनाया के इतना कहते ही काया और छाया वहाँ से पैर पटकते हुए निकल जाती हैं। और कंचन अपनी बहू का अपने लिए आदर सम्मान देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर बोलती है, बहुरिया, आज तूने हमारा दिल जीत लिया। तू हमारी इतनी इज्जत करत है, ये जानकर हमारा दिल तो खुशी से बाग बाग हो गवा। सासू माई, चाहे कुछ हो, हमें अपनी भोजपुरिया सास बहुत प्यारी है। आई हो दादा,